हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज के 12th डे की शुरुआत। अगर कोई पहली बार इस वीडियो के थ्रू मुझसे जुड़ रहा है तो वो जानना चाहेगा कि मिरेकल सीरीज आखिर में है क्या। तो मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म करने वाले हैं 60 दिनों के अंदर। कैसे? क्या मैं आपको टॉपिक्स स्किप करते हुए पढ़ाऊंगा? क्या मैं न्यूमेरिकल्स कम करवाऊंगा? क्या मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी भगाते भगाते पढ़ाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ करेंगे, आराम आराम से करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट फिर भी 60 दिनों के अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि क्लास 12th की फिजिक्स का जो सिलेबस है वो केवल और केवल 60 दिन की डेडिकेटेड मेहनत डिमांड करता है। कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बता दिया जाए तो आपके फिजिक्स का जो डर है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा काफी हद तक। तो हमारी ये जो सीरीज है उसका टारगेट भी बेसिकली यही है। हम फिजिक्स के फियर को खत्म करना चाहते हैं। एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। मैं 60 दिनों के अंदर आपके फिजिक्स के प्रति जो डर है उसको खत्म कर दूंगा और फिर उसके बाद में आप बोर्ड्स को भी फोड़ सकते हो, नीट को भी फोड़ सकते हो, जेई को भी फोड़ सकते हो। मतलब आपको मिरेकल सीरीज किस एग्जाम के अंदर मिरेकल करने के लिए यूज करनी है वो आप डिसाइड करो। मेरा काम है 60 दिनों के अंदर आपको ये एहसास दिलाना कि फिजिक्स आसान है, फिजिक्स से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था। हमने उसके ड्रॉबैक्स जाने थे। काफ़ी हद तक तो रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीज़ें सही सही गैस कर ली थी, बट फिर भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड मॉडल जो है वो कंप्लीटली फेल हो गया था। और साथ ही साथ में मैक्सवेल ने भी थोड़ी सी टांग अड़ाई थी और उसकी वजह से भी रदरफोर्ड को सेटबैक फील करना पड़ा था। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो के अंदर जाना था। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एडवांस्ड मॉडल के बारे में जानेंगे, एक एडवांस्ड आइडिया के बारे में जानेंगे जिससे फिजिक्स जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। हम क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये सब कुछ होगा आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। और जो प्राइमरी हमारा टॉपिक होगा वो होगा बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं ना। तो बेसिकली क्या करा था बोर ने, 3 पॉस्टुलेट्स हमारे सामने रखे थे। उन्होंने बोला था कि अगर ये 3 बातें मेरे से बिना कारण पूछे मान ली जाए। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिनका प्रूफ डिमांड नहीं किया जाता, कुछ ऐसी बातें जिनका प्रूफ डिमांड नहीं किया जाता। आप अगर उन बातों को मान लो तो फिर आगे की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ऐसी 3 बातें बोर ने अपने मॉडल के लिए प्रपोज करी थी। उनको बोर्स पॉस्टुलेट बोला जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो था वो अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या था। ठीक है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट था वो बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल के बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रहा था। तो बोर्ड ने भी ये माना था कि रदरफोर्ड का गैस बिल्कुल सही है। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो बहुत छोटे वॉल्यूम के अंदर कंस्ट्रेंट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडीड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ये बात तो बोहर ने भी मानी थी। ठीक है, एज इट इज जो फर्स्ट पॉस्टुलेट थे उसके अंदर उन्होंने यही बात कही थी। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सम स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। हर रेडियस वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करता है जिसको हम स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं, इन विच they do not radiate energy according to Maxwell's law of electromagnetism। और अगर इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो मैक्सवेल के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा हो रहा है मत पूछो, बट ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। अगर आप ऐसा मान लोगे तो फिर मैं आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आगे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ऐसा बोर्ड ने दावा करा था। ठीक है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर थोड़ी थोड़ी डाउट्स तो आई रहने कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हर ऑर्बिट के अंदर क्यों नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी
ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, बट फिर भी रेडिएशंस एमिट नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैक्सवेल के जो लॉ है वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे कुछ डाउट्स जो है वो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, बट फिर भी हम मान लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड से पूछते हैं वो ये है कि भाई साहब हमें पहचान तो बता दो, स्टेबल ऑर्बिट्स की पहचान क्या है? आपने तो बोल दिया कि कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करे, बट कोई पहचान तो होगी, ठीक है, कोई निशानी तो होगी उनकी कि कैसे पहचाना जाए। तो वो उन्होंने दी अपने सेकंड पोस्टुलेट के अंदर, ठीक है ना। क्या था कि ऑर्बिट इज स्टेबल इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ये जो h अपॉन 2π है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर इस वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आपका एंगुलर मोमेंटम हो, यानी कि h अपॉन 2π हो सकता है, 2h अपॉन 2π हो सकता है, 3h अपॉन 2π हो सकता है, 4h अपॉन 2π हो सकता है, 6h अपॉन 2π हो सकता है, 5h अपॉन 2π हो सकता है ना। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2π के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में अगर होगा तो उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाएंगे, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करे रिवॉल्व कर पाएगा। तो ये पहचान बता दी कि भाई साहब ये ऑर्बिट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, ये रेडियस वाले ऑर्बिट्स क्या हैं? आपके स्टेबल ऑर्बिट है। तो हमें पहचान मिल गई कि जिन ऑर्बिट्स के अंदर m vn rn, ये m vn rn ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? NH अपॉन 2π के इक्वल होना चाहिए। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये सबसे रिमार्केबल पॉस्टुलेट था क्योंकि यहाँ पर बोर ने एक ऐसा आइडिया प्रपोज किया था जो कि फिजिक्स को कंप्लीटली चेंज करने वाला था। बोर ने क्वांटाइजेशन वाला जो आइडिया है वो यहाँ पर प्रपोज किया था। देखो पहले भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने देखा था कि जब कोई भी क्लासिकल पिक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी तो थैंक्स टू प्लैंक आइंस्टीन ने क्वांटाइजेशन वाला आइडिया वहाँ पर प्रपोज किया था और फिर उससे सारी की सारी चीज़ें आसान हो गई थी। तो कुछ वैसा का वैसा एक गेम खेला हमारे बोर भाई साहब ने भी। उन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इमिट ना किए जाने को किसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी हर वैल्यू वाली नहीं हो सकती, केवल और केवल एक स्मॉल क्वांटिटी होगी, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कर रहे हैं। सो यहाँ पर n जो है केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर भी कहलाता है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है सेकंड ऑर्बिट, 3 का मतलब है थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा काम उन्होंने बताया। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने क्वांटाइजेशन का आइडिया प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो मेन टास्क था उनका वो था रेडिएशंस को एक्सप्लेन करना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना। तो बोर भाई साहब तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल ऑर्बिट में है तो रेडिएशंस एमिट ही नहीं करेगा, तो फिर स्पेक्ट्रम में हमें जो रेडिएशन मिल रही थी वो कहाँ से आ रही थी? तो उसका फिर बोर ने थर्ड पोस्टुलेट के अंदर सॉल्यूशन हमें सुझाया। उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट से, जो हायर एनर्जी वाला स्टेबल ऑर्बिट है, वहाँ से लोअर एनर्जी वाले स्टेबल ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा तो उन दोनों एनर्जी लेवल्स के गैप के बराबर एनर्जी का एक फोटोन वो क्या करेगा? एमिट करेगा, और वो ही हमें स्पेक्ट्रम के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिखाई देती है। सो दैट्स हाउ ही एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया कि हर वेवलेंथ हमें नहीं मिलेगी, केवल और केवल वो ही वेवलेंथ हमें मिलेगी जो कि स्टेबल ऑर्बिट्स के एनर्जी गैप के बराबर फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, ठीक है ना। सो दैट वाज वेरी मच रिमार्केबल आइडिया, ठीक है ना। यहीं से पूरा का पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था वो एक्सप्लेन किया गया था। तो उन्होंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी, पहले तो अगर आप इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट के अंदर और आप उसको एनर्जी दे रहे हो, सो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। तो इट गोज इनटू सम हायर स्टेबल ऑर्बिट्स। तो
तो ये कुछ हायर स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। अब दुनिया की हर चीज की तरह इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा टाइम तक तो रह नहीं पाता, ठीक है ना। तो फिर वापस से वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर जंप करता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू अ लोअर स्टेट, इट एमिट्स अ फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ टू स्टेट्स। उन दोनों स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटोन एमिट होता है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। तो हमारा जो एमिटेड फोटोन है उसकी जो एनर्जी होगी, मतलब एच न्यू, मतलब एच सी अपॉन लेमडा, वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, E2 माइनस E1। हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो यहां तक की बातें भी बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये 3 पोस्टुलेट बोहर ने हमें दिए और फिर उन्होंने कहा कि अब आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, आप पूरे के पूरे एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अपन 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहले अपन एटम की स्ट्रक्चर को, मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, उसकी रेडियस कितनी होगी, उसका वेलोसिटी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, इन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिटल पैरामीटर्स के बारे में और सबसे पहला पैरामीटर है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो तो ये फॉर्मूला याद रख लो, Rn इज इक्वल टू 0.529 टाइम्स n स्क्वायर अपॉन z। देखो हाइड्रोजन के लिए तो z इज इक्वल टू 1 हो जाता है, बट अगर हाइड्रोजेनिक एटम्स के बारे में बात करें, मतलब ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट वो सिंगली आयोनाइज्ड आयन से, ठीक है ना, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होना चाहिए, नॉट सिंगली आयोनाइज्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। जैसे अपन हीलियम +1 आयन के बारे में बात कर सकते हैं। तो हीलियम +1 का भले ही Z जो है वो 2 होता है, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिंगल होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सभी एटम्स के लिए हमारा बोर मॉडल जो है वो एप्लीकेबल होता है, इसलिए Z की वैल्यू भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए था Z1 होता है, बट अदर हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है, इसलिए अपन फॉर्मूला Z की फॉर्म में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो आपके ऑर्बिट की रेडियस है वो ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस सपोज करो अगर r होगी तो सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो 4 टाइम्स r होगी, थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो 9 टाइम्स r होगी, क्योंकि ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी रेडियस, ठीक है ना। तो ऐसा छोटा मोटा ध्यान आपको रखना है। अब ये आया कहाँ से फॉर्मूला, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में सेकंड पोस्टुलेट है जिसके अकॉर्डिंग mvn rn जो है वो NH/2π के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जो vn की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, NH/2πm/rn। हमें बेसिकली rn निकालना है। तो दूसरी चीज हम कहाँ से लेके आएंगे, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब mv²/r, तो कहाँ से आ रहा है, बेसिकली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आ रहा है। ये हमने रदरफोर्ड मॉडल में बात कर ली थी, ठीक है ना। तो k टाइम्स पहला चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज मतलब न्यूक्लियस, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, जैसे Rn से इस Rn को कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ पर Vn की वैल्यू रखोगे, तो मैंने यही करा है। देखो m/Rn रखा हुआ है, Vn की मैंने वैल्यू रख दी और उसका स्क्वायर कर दिया, k की जगह मैंने 1/4πε0 रख दिया और ये हो गया Z² डिवाइडेड बाय Rn स्क्वायर, है ना। ये कैलकुलेशन एक बार खुद से भी करके देखना। तो मेरा जो Rn होगा वो दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय n²/z के इक्वल हो जाएगा। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है। जब अपन इनकी वैल्यूज रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, ε0 की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10, और n²/z हमारा रखा हुआ है। तो इस तरीके से इस रिजल्ट पर आया जा सकता है। तो बोर्ड्स के अंदर ये रिजल्ट पूछे जा सकते हैं। वैसे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर अपन बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो हमारी जो वेलोसिटी है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहो तो ऑलमोस्ट 2.2 इंटू 10⁶ टाइम्स z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। ध्यान दो, वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। डिफरेंस ध्यान रखो, ठीक है ना। कहाँ से आया ये रिजल्ट? तो हमने देखा था कि वी एन किसके इक्वल था, एन एच डिवाइडेड बाई 2πm आर एन। हमने आर एन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, हमने ये आर एन की वैल्यू यहाँ पर रखी और सॉल्व किया, तो फाइनली हमारे वी एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि वी एन जेड और एन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, सारी क्वांटिटीज के लिए सेम काम करेंगे। जैसे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी v अपॉन आर के इक्वल होती है। लीनियर वेलोसिटी को रेडियस से डिवाइड कर दो। अब एग्जैक्ट नंबर कितना होगा वो तो एक बार के लिए छोड़ देते हैं, बट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आपको पता था vn जो था वो था z डिवाइडेड बाय n और rn जो था वो था n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो यही आपको ध्यान रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो z के स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और n के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सेकंड के अंदर कितनी होगी, तो 2 का क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 8, तो ओमेगा डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगी। थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी, 3 का क्यूब कर दो 27, मतलब ओमेगा डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π अपॉन ओमेगा, तो इसी को उल्टा कर दो, n क्यूब चला जाएगा ऊपर, z स्क्वायर आ जाएगा नीचे, मतलब टाइम पीरियड n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड t है, तो सेकंड का कितना हो जाएगा 2 क्यूब टाइम्स t, मतलब 8 टाइम्स t। थर्ड का कितना हो जाएगा 3 क्यूब टाइम्स t, मतलब 27 टाइम्स t एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है, तो वापस से घूम फिर के बाद ओमेगा के ऊपर आ जाएगी, है ना। तो जैसे डिपेंडेंस ओमेगा की थी वैसी की वैसी फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी। और बात करें ऑर्बिटल करंट की, तो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी वही वाली बात हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी वाली बात। इसकी भी डिपेंडेंस कैसी होगी, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो आपको केवल और केवल डिपेंडेंस ध्यान रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ये फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड इतना है, मैं मुंह जबानी भी करवा देता हूँ क्वेश्चन, है ना। चलो, तो ये तो सारी की सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन एनर्जी के बारे में। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी यूज कर चुके हैं ये डिस्कशन, क्योंकि दोनों सेम ही है। क्वांटाइजेशन का अगर आइडिया हटा लिया जाए तो सब कुछ सेम ही तो है, स्ट्रक्चर तो सेम ही है एटम की। तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर थी हाफ mv² यानी कि kz² डिवाइडेड बाय 2rn। ये कहाँ से आया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन हमने बनाया था ना, mv² अपॉन rn इज इक्वल टू kz² डिवाइडेड बाय rn², वहां से ही आया था, है ना। तो मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हो। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, इस वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ, है ना। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी -kz² डिवाइडेड बाय rn, ठीक है ना। नेगेटिव होगी क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, k टाइम्स पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो वो वाला फॉर्मूला लगाया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी जो होगी इन दोनों की सम के इक्वल होगी, तो उसका भी फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे z और n को छोड़ के, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो तो ये आ जाएगी -13.6 z² डिवाइडेड बाय n²। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एनर्जी जो है वो z के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप जूल के अंदर लिखते हो तो वैसे तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी निकाल के उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो आप याद रख सकते हो वैल्यू -2.18 × 10⁻18 टाइम्स z² डिवाइडेड बाय n²। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला याद रख लो, और जब जहां ज़रूरत पड़े वहां पर उसको आप जूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम पहले भी कई बार कन्वर्ट करते आए हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हम बात करें n = 1 के लिए, तो इसको फर्स्ट ऑर्बिट बोला जाता है या ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, मतलब मिनिमम होती है। कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप सेकंड ऑर्बिट में चले जाते हो, n = 2, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो नाम पे ध्यान देना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 2, यानी कि सेकंड ऑर्बिट। तो उसमें जो एनर्जी है वो हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
n के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो सेकंड में जाओगे तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, तो -13.6 को 4 से डिवाइड कर लेना, आपका ये नंबर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाओगे, मतलब n इज इक्वल टू 3 के अंदर चले जाओगे, तो 3 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब 9 से डिवाइड करना, तो -13.6 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में जाओगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। तो हम जिस ऑर्बिट की चाहें इस फॉर्मूला को यूज करके उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर हाइड्रोजेनिक एटम। तो ये जो डायग्राम मैंने शो किया है ना, ये डायग्राम हमारे बहुत काम का है। कैसे? क्योंकि यहां पर हमें एनर्जी लेवल्स पता पड़ रहे हैं। ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। कम से कम इन चारों की वैल्यू तो आपको याद भी रखनी है, ये काम आती रहती है। आप देखो कि पहले और दूसरे के बीच का जो गैप है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा है, तीसरे और दूसरे का बहुत कम है, फोर्थ और 3 का और कम, 5 और 4 का और कम एंड सो ऑन। तो आपका जो गैप है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ये भी चीज़ आपको यहाँ से नज़र आ रही है एनर्जी लेवल्स की पिक्चर से, ठीक है ना। तो ये हमें एनर्जी लेवल्स पता पड़ गए, हमें पता पड़ गया कि जो गैप है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। इसका मतलब जब सेकंड से फर्स्ट के अंदर जंप करेगा ना आपका इलेक्ट्रॉन, तो जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जब वो थर्ड से 1 के अंदर करेगा तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। जब वो 4 से 1 के अंदर करेगा तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। तो पहले ट्रांजिशन में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी, फिर थोड़ी कम, फिर और कम, इस तरीके से। और हम किस सीरीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? बामर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि n हमेशा क्या है? 1 है। अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में, है ना, सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। वहीं जब 3 से 2 के अंदर जाएगा तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, कम से कम 2 से 1 के अंदर जा रहा था उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन से ट्रांजिशन में फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कौन से ट्रांजिशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी या कम होगी। इसलिए डायग्राम बहुत काम आता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट डायग्राम देख के पता लगा सकते हो कि किसके फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी। दैट्स वाई दिस डायग्राम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। ये भी हमें पता पड़ गया। अब हम हमारे टास्क पर आते हैं। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने का बीड़ा उठा के चले गए। तो अब देखो हमारा, फिर से मैंने आपको एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं, कम से कम 4 एनर्जी लेवल तो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब बेसिकली जो थर्ड पॉस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग फोटोन की जो एनर्जी थी, फोटोन की जो एनर्जी थी मतलब एच न्यू, मतलब hc/λ, वो किसके इक्वल थी? E2 - E1। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट में से N1 ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है, तो N2 ऑर्बिट में उसकी एनर्जी इतनी रही होगी, N1 में उसकी एनर्जी इतनी रही होगी, तो हमने E2 में से E1 को माइनस कर दिया। और जब इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 13.6 Z² टाइम्स 1/N1² - 1/N2²। ये किसकी वैल्यू आई है? hc/λ की वैल्यू आई है। तो 1/λ की जो वैल्यू होगी उसके लिए आप hc से डिवाइड करोगे और फाइनली जब सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि आपका जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो एग्जैक्टली किससे मैच करेगा? रिडबर्ग कांस्टेंट से मैच करेगा। और ये ही बोहर मॉडल की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। रिडबर्ग कांस्टेंट जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला में पढ़ा था, दैट वाज अ प्रैक्टिकल थिंग, है ना, वो हमने डेटा से फिगर आउट किया था। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये हमने थ्योरी से फिगर आउट किया, जो बोहर का मॉडल है उससे हमने फिगर आउट किया है। और दोनों स्ट्राइकिंगली एक दूसरे से मैच करते हैं। एक्चुअल में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 और यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू आती है 1.03। वैसे हमें हमेशा फॉर्मूला के अंदर 1.097 ही यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा मैच कर रही है। टाइम्स Z² टाइम्स 1/N1² - 1/N2²। यहाँ पर N1 कौन सा होगा, N2 कौन सा होगा? अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो ध्यान रखना, N1 हमेशा छोटा नंबर होता है और N2 हमेशा बड़ा नंबर होता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन 4th से 3rd में आ रहा है तो N1 की जगह 3 को रखना है और N2 की जगह 4 को रखना है। आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो हमने देखा था कि यार हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा ही तो था। बामर सीरीज का, लाइमन सीरीज का, पास्टन सीरीज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो ऐसा ही तो था। बामर सीरीज, लाइमन सीरीज के अंदर क्या होता था? हमारे N1 की जगह 1 आ जाता था, है ना। तो हमें अब पता पड़ गया कि यार लाइमन सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करता है ना। ये देखो, जब वो 2 से फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं,
जब वो 3 से फर्स्ट के अंदर आ रहा है, 4 से फर्स्ट के अंदर आ रहा है, 5 से फर्स्ट के अंदर आ रहा है, 6 से फर्स्ट के अंदर आ रहा है, 7 से फर्स्ट के अंदर आ रहा है, तो ये सारी की सारी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिल रही है, ये कौन सी वाली सीरीज की मिल रही है? लाइमन सीरीज की बन रही है। ऐसे ही जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर आता है किसी हायर ऑर्बिट से, जैसे थर्ड से सेकंड के अंदर, फोर्थ से सेकंड के अंदर, फिफ्थ से सेकंड के अंदर, तो फिर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है वो कौन सी बनती है? हमारी बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। आप नोटिस करोगे कि लाइमन सीरीज की जो सबसे कम एनर्जी वाली स्पेक्ट्रल लाइन है वो बामर सीरीज की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली स्पेक्ट्रल लाइन से भी ज्यादा है। इसीलिए हमारे सेट्स मिलते हैं, पहले पूरी की पूरी लाइमन सीरीज मिलती है, फिर वो खत्म हो जाती है, उसके बाद में पूरी की पूरी बामर सीरीज मिलती है, फिर वो खत्म हो जाती है, उसके बाद में पूरी की पूरी पास्चन सीरीज मिलती है। ठीक है ना? एक दूसरे से ओवरलैप इसलिए नहीं करती क्योंकि गैप है इनमें, इसका जो मिनिमम है वो इसके मैक्सिमम से भी ज्यादा है ना? इस तरीके से ऐसे ही हमें पास्चन सीरीज का फॉर्मूला पता पड़ गया अब कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर आता है तो हमें पास्चन सीरीज की लाइंस प्राप्त होती है, ब्रैकेट सीरीज का, फंड सीरीज का, इसी तरीके से हमें फंडा पता पड़ गया। तो अब हमारे पास में उन एम्पिरिकल फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन आ गया। वो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज डेटा के बेसिस पे बनाए गए थे और यहां पर हमने एक थ्योरी प्रपोज की, एक मॉडल प्रपोज किया है और उसके आधार पर हमने सेम फॉर्मूला डिराइव किया है। तो नाउ वी नो द रीजन व्हाई दोज एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हैव दैट फॉर्म। वो बड़े अजीब से दिखने वाले एम्पिरिकल फॉर्मूलाज थे, वो वैसे क्यों थे वो अब हमें पता पड़ गया, क्योंकि अब तो हमें इन जनरल फॉर्मूला पता पड़ गया। तो यहां पर ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था बोर का कि उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया था, बहुत सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया था। दैट वाज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। जो वेवलेंथ हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मिलती है एग्जैक्टली वो वेवलेंथ हमारे बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मिलनी चाहिए। इतना स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस था और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है ना? चलो, और भी हमारा फायदा किया था। ठीक है, एक खास तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर। तो मान लो आपका कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है ना? तो बताओ वो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन यानी कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस शो कर सकता है। तो वो n में है तो वो n से 1 में भी आ सकता है ना? वो n से 2 में भी आ सकता है, n से 3 में भी आ सकता है, n से 4 में भी आ सकता है, n से n-1 में भी आ सकता है। तो n-1 ट्रांजिशन तो यही हो गए। फिर मान लो वो n-1 में आ गया, फिर वहां से 1 में, वहां से 2 में, वहां से 3 में, वहां से 4 में, तो n-2 ट्रांजिशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो ऐसे हम सबको जब ऐड करते चले जाएंगे ना तो हमारा एक बड़ा स्वीट सा फॉर्मूला आ जाएगा n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मान लो हमारा n इज 4 है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होना चाहिए हमारा? 4 टाइम्स 4-1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 होना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से 6 होना चाहिए। अब अपन काउंट भी करके देख लेते हैं कि असल में 6 होता है क्या। तो मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है तो वो 4th से 3 में जा सकता है, वो 4th से 2 में जा सकता है, वो 4th से 1 में जा सकता है। ऐसे ही वो 3 से 2 में जा सकता है, 3 से 1 में जा सकता है। ऐसे अगर वो 2 में है तो वो 2 से 1 में जा सकता है। तो 3 + 2 + 1 टोटल कितने ट्रांजिशन हमें दिखाई दे रहे हैं? 6 ट्रांजिशन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूले से मैच कर रहा है नंबर, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट केवल आपको एग्जाम्पल के लिए बना के बताया, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना? और जो सबसे आखिरी मिसिंग पीस है हमारा वो है बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट। देखो, थर्ड ने तो अपना काम कर दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, तो थर्ड तो फिट बैठ गया हमारे दिमाग के अंदर। बट सेकंड को अभी तक भी हम नहीं पचा पा रहे कि यार क्यों एंगुलर मोमेंटम जो है वो हर वैल्यू नहीं रख सकता, क्यों वो केवल और केवल h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही होता है। तो इसका आंसर दिया था हमारे एक और प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जिनके बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, डी ब्रॉय ने। उन्होंने अपनी जो मैटर वेव वाला फंडा था उसके आधार पे इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। देखो, जैसे 2 एंड्स पर बंधी हुई स्ट्रिंग को जब आप प्लग करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, बट आखिरी में जाके जो स्टेबल वाइब्रेशन, जो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है, उसकी कुछ लिमिटिंग कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है। और वो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि दोनों एंड्स पर क्या बनने चाहिए? आपके नोड्स बनने चाहिए,
है ना, ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर भी नोड बनना चाहिए, इस पॉइंट पर भी नोड बनना चाहिए, तो आपकी इस तरीके की स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो लैम्डा के इक्वल, 2 लैम्डा के इक्वल, 3 लैम्डा के इक्वल, 4 लैम्डा के इक्वल, मतलब n टाइम्स लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए, तब जाके उस स्ट्रिंग के अंदर स्टेबल वाइब्रेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सिमिलरली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको पार्टिकल ना माने, उसको एक मैटर वेव माने, तो वो कंस्ट्रेंड मैटर वेव है। किसके अंदर कंस्ट्रेंड है? हमारे ऑर्बिट के अंदर। तो बिल्कुल सिमिलरली कोई ऑर्बिट स्टेबल केवल और केवल तब होगा जब उस ऑर्बिट की लेंथ, मतलब उस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ के n टाइम्स हो। तो ये हमें पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर वेव like a string tied at both ends produces standing waves such that length of the string should be n lambda. Similarly, for an electron being in a stable orbit simply means कि हमारे ऑर्बिट की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? n लैम्डा। डी ब्रॉय वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा किसके इक्वल होता है? h अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब mv, तो n टाइम्स h अपॉन mv। हम mv को ले जाएंगे उधर और 2 पाई को ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यही तो था हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ना माने, उसको अगर एक मैटर वेव माने, तो हम बड़ी आसानी से बोर के सेकंड पॉस्टुलेट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने सपने के अंदर सोचा था, उनको कोई एंजल आगे बता के गया था कि ऐसा ऐसा होता है, उसका कोई कारण उनके पास नहीं था। डी ब्रॉय ने उसका कारण भी हमारे पास में प्रोवाइड करवा दिया है। तो अब हमारा जो मॉडल है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास में सारे के सारे पॉस्टुलेट्स का रीजन आ गया। फर्स्ट पॉस्टुलेट का रीजन क्या है? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। हमने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सेकंड का कारण हमें कहाँ से पता चल गया? डी ब्रॉय ने दे दिया एक्सप्लेनेशन। और थर्ड का हमें कहाँ से पता चला? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पता चला, जो कि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। अब आप सोचो, इतना कुछ होने के बाद में भी हमारा जो बोर मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल सिद्ध नहीं हुआ। वो केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के ही स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया। मतलब हाइड्रोजन की, हीलियम +1 आयन की या लिथियम +2 आयन की, केवल और केवल हाइड्रोजनिक एटम्स जो होते हैं उन्हीं के ही स्पेक्ट्रम को ढंग से एक्सप्लेन करवाया। क्यों? क्योंकि बोर में हमने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को ही काउंट किया है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होंगे तो फिर उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी म्यूचुअली इंटरेक्शन होगा और हमारा मॉडल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और बोहर ने उस कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। इसका मतलब बोहर खुश थे भाई साहब कि हाँ ठीक है यार, मुझे तो केवल और केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन करना है। बट दैट वाज हिज लिमिटेशन। उसके मॉडल की लिमिटेशन बन गई है कि दिस मॉडल वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजनिक एटम्स। उसके अलावा सेकेंड ड्रॉबैक जो था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पता चली जो कि बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है वो कंपैरेटिवली ब्राइटर होती है अदर स्पेक्ट्रल लाइंस के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि ब्राइटर स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उन स्पेक्ट्रल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशंस है उनको फेवर करता है। अब वो क्यों ऐसा करता है, इसका कोई रीजन बोहर के मॉडल के अंदर एप्लीकेबल नहीं था। इसी तरीके से स्प्लिटिंग, जो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है उसको भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जीमान इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को, इन सबको भी बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये सब बोर मॉडल की लिमिटेशंस हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पूछ लिया जाता है, जो मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया है। तो यहां तक की बात तो ही हमारी थ्योरेटिकल बात। अब हम बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के बारे में। कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे? तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इस सेगमेंट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल देखो, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, ऑब्वियसली हम वही यूज करेंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, तो हमें तो वैसे के जेड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बट हमारे पास में एक फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला है हमारे पास में?
हमारे पास में डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि वी एन जो होता है वो ऑलमोस्ट 2.2 इंटू 10⁶ इंटू z डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। तो हमारा z तो कितना है यहाँ पर 2 और n कितना है हमारा यहाँ पर 3। तो Vn की वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁶ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर 2.2 को अपन ऑलमोस्ट 2.1 मान लें तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.7 इंटू 2 इंटू 10⁶, यानी कि ऑलमोस्ट 1.4 इंटू 10⁶। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ स्कीम के तहत हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखना थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 मत ले लेना, यही गलती करेंगे बच्चे, टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो बस यहां पे गलती ये वाली मत करना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब होता है n इज इक्वल टू 4 और यहां से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 के अंदर आ रहा है, बस ये गलती मत कर देना, फिर तो सवाल आपके हाथ में। तो हमारी जो 1/λ1 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r टाइम्स पहले छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करो माइनस फिर बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करो, 16 में से 9 चले गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो 7r डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16 है ना। देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर उसके बाद में कहां जा रहे हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 के अंदर जा रहे हैं। तो हमारा 1/λ2 जो होगा वो हो जाएगा r टाइम्स छोटे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस बड़े वाले नंबर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5r डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9। तो हमें λ1 डिवाइडेड बाय λ2 निकालना है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 का मतलब हो जाएगा 1/λ2 और 1/λ1 और यहाँ पे हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 और अगर इसको लिखेंगे तो 7r डिवाइड कर रहे हैं ना तो ये नीचे और 9 इंटू 16 ऊपर। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 टाइम्स 16 कैंसिल आउट हो गया। तो λ1 डिवाइडेड बाय λ2, λ1 डिवाइडेड बाय λ2 इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, ठीक है, λ1 डिवाइडेड बाय λ2 राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये मिल रहा है। तो ये आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 7, कितनी आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस बच्चों इसमें मैक्सिमम बच्चे जो गलती करेंगे ना वो जैसे पढ़ेंगे ना थर्ड एक्साइटेड स्टेट वो पक्का n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, जबकि मैंने क्लियरली बताया नॉमेनक्लेचर कैसे है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ग्राउंड से चालू करते हैं, ग्राउंड का मतलब 1, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब 2, सेकंड एक्साइटेड का मतलब 3, थर्ड एक्साइटेड का मतलब 4, इस तरीके से। बस इसमें गलती मत करना, क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो n2 हो गया हमारा 3, n1 हो गया हमारा 2 एंड इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो 1/λ हो जाएगा आपका r टाइम्स छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर का स्क्वायर मतलब 5r डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 एंड व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, सिमिलर क्वेश्चन हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो यहाँ पे 1/λ डैश मान लेते हैं अपन, तो हो जाएगा r टाइम्स 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया 7r डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16। तो हमें पूछा गया है कि बताओ लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से।
तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, अपने आप ही लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 टाइम्स 7r 9 इंटू 16, 9 से 9 गया, 4 से 4 गया, r से r गया, वही 20 डिवाइडेड बाय 7, तो लैम्डा डैश की वैल्यू भी आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स लैम्डा। सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया, बस लैंग्वेज अलग कर दी, वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट की टर्म्स में था तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन गया था, यहाँ पर डायरेक्ट हमें मेंशन कर रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 7। सिमिलर क्वेश्चन है ना। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अभी हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि अभी उसकी एनर्जी कितनी है, अभी उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसको जो एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी गिवन, तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, hc हो जाता है 1240 नैनोमीटर टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा 975, यानी कि 970.5 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, तो उसको डिवाइड कर लो 10⁻⁻1 10⁻⁹, -9 तो बन गया नैनोमीटर, -1 का मतलब है 10 से डिवाइड कर दो तो 97.5 नैनोमीटर आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमारी करंट स्टेट जो होगी, जो हमारी करंट स्टेट होगी, इतनी एनर्जी को पाकर कहाँ चला गया वो हम कैसे निकालेंगे। पहले एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपने कितनी सप्लाई कर दी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको याद हो तो ये n इज इक्वल टू 4 की एनर्जी थी। अगर आपको, इसीलिए मैंने वो डायग्राम याद करने के लिए बताया था, फर्स्ट की -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.5 एंड फोर्थ की -0.85। तो डायरेक्ट याद रखने का फायदा ये हो गया कि हमें कैलकुलेशन से बचाव करा लिया, कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके n इज इक्वल टू 4 में चला गया है, तो हमारी जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, बड़ी आसानी से बता देंगे, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 6 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दो अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को हमें करना है। पहले हमें ये पता लगाना है कि इतनी एनर्जी को पाके वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, और फिर वहाँ से हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला फंडा लगा के आंसर निकालना है ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन। ये देखो एक और तरीका सिमिलर क्वेश्चन को पूछने का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर बैठा है, उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आप उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी 0, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा वो, उसी को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन, है ना। नाउ हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1। तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, सिमिलर क्वेश्चन हो गया। अभी हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, और उसकी एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने कहाँ से पता लगाया, क्वेश्चन में दे रखा है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर वो मुक्त हो जाता है। तो अभी उसकी एनर्जी, अभी उसका जो उधार होगा वो कितना होगा, -13.6 होगा। फिर जो एनर्जी दी गई है, यहाँ तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें बता दिया गया है कि कितनी एनर्जी दी गई है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमारी जो करंट स्टेट होगी, करंट स्टेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -13.6 एंड +12.1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने देखा था ये थी एनर्जी n इज इक्वल टू 3 की। तो अब हमारी जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है।
कितना, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हो जाएगी हमारी 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के ऊपर पूछा गया है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। सो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, हमारा ओवरऑल हाइड्रोजन एटम अभी स्टेशनरी है ना, पासिस फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। तो हमारा इलेक्ट्रॉन 5वें लेवल से ग्राउंड लेवल पर आ रहा है। कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, 5th एनर्जी लेवल, तो n2 इज इक्वल टू 5 एंड n1 इज इक्वल टू, ग्राउंड का मतलब हो गया 1। द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, r टाइम्स 1 अपॉन छोटे नंबर का स्क्वायर 1 अपॉन बड़े नंबर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 24r डिवाइडेड बाय 25, ये 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू होगी। अब आपको पता होगा मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हुआ करता था, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ पता है आपको, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो पी हो जाएगा आपका एच अपॉन लैम्डा, यानी कि एच टाइम्स 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि एच टाइम्स 24r डिवाइडेड बाय 25। तो इतना हमारे मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी फोटोन की। तो पहले हमारा हाइड्रोजन एटम था ये, है ना, फिर अचानक से यहाँ से एक क्या निकलता है, फोटोन निकलता है। फोटोन का जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन के अंदर है और उसकी वैल्यू है 24rh डिवाइडेड बाय 25। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा उसका जो मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा, क्योंकि पहले आपका हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर था। तो पहले बिफोर दिस फोटोन रिलीज आपका नेट मोमेंटम कितना था, 0 था। तो बाद में भी आपका नेट मोमेंटम कितना रहना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन इज। तो हमें पता है कि हमारा ये वाला जो मोमेंटम है वो इस वाले मोमेंटम के इक्वल रहना चाहिए, ताकि नेट मोमेंटम कितना हो जाए, हमारा 0 हो जाए। तो एम वी किसके इक्वल हो जाएगा, 24rh डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 24rh डिवाइडेड बाय 25m। ये कहाँ से आया है, ये वाली चीज़ कहाँ से आई है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आई है। बस इतना आसान सवाल था, बट ठीक है, मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग कंसेप्ट को यूज़ किया गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो वो फोटोन रिलीज करता है। आपको पता होना चाहिए कि फोटोन का मोमेंटम भी होता है और वो कैसे निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करता है। बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज गुड। तो 24rh डिवाइडेड बाय 25m, 24rh डिवाइडेड बाय 25m, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो हमसे पूछा गया है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन। द एटॉमिक नंबर z ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज। तो अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें, कौन सी वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। कब बनती है लाइमन सीरीज की पहली लाइन, जब आपका इलेक्ट्रॉन n2 इज इक्वल टू 2 से n1 इज इक्वल टू 1 के अंदर जंप करता है। तो हमारा 1 अपॉन लेमडा h जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा r टाइम्स 1 अपॉन छोटे नंबर का स्क्वायर 1 अपॉन बड़े नंबर का स्क्वायर, यानी कि 3r डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो हमें कहा गया है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जो कि अभी हमने निकाली है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन
तो अदर आयन जो है हमारा, अदर आयन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z है, तो इसके हमें क्या लेनी है, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज लेनी है, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज का मतलब है N1 तो हमारा होना चाहिए 2 और सेकंड लाइन का मतलब है N2 हमारा हो जाना चाहिए 4। थर्ड से 2 में आएगा फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में आएगा सेकंड लाइन। तो ये हो जाएगी हमारी 1/λ Z, लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी R टाइम्स Z²। ध्यान रखो हाइड्रोजन हमारा मेन फॉर्मूला था, वो था R टाइम्स Z² टाइम्स 1/n1² माइनस 1/n2²। तो हम हाइड्रोजन के लिए तो Z इसलिए नहीं लिखते क्योंकि Z की वैल्यू 1 होती है, बट अदर के लिए हमें Z लिखना पड़ेगा। टाइम्स 1/ छोटे नंबर का स्क्वायर 4, बड़े नंबर का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 16 - 4 दैट इज 12 R Z² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 16। अब ये दोनों हमें इक्वल करने के लिए कहा गया है, ये दोनों चीज़ें इक्वल है, तो हमारा 3R/4 ये किसके इक्वल है, 12R Z² डिवाइडेड बाय 4 × 16 के इक्वल है। तो क्या हुआ, R से R कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया, तो Z² की वैल्यू आ गई 4, यानी कि Z की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो हमारे हाइड्रोजन लाइक एटम का जो Z है वो कितना होना चाहिए, D, दैट इज 2 होना चाहिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए था, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, फिर इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर था उसको देखना रिलेट किया गया है। कैसे रिलेट किया गया है, तो आपको बोला गया है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n = 3 टू ग्राउंड स्टेट n = 1 एंड द फोटोन दस एमिटेड इररेडिएट अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो कनेक्ट किया है कि इधर आपका इलेक्ट्रॉन n = 3 से 1 के अंदर जंप कर रहा है, तो जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इंसिडेंट करवा रहे हो, यूज कर रहे हो। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी। तो देखो हम यहां पर कैलकुलेशन से बचेंगे, तो n = 3 के अंदर है अभी हमारा एटम, n = 3 के अंदर है, मतलब एनर्जी कितनी है उसकी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ से कहाँ पर आ गया, n = 1 के अंदर, मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी, जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हायर एनर्जी मतलब -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस लोअर एनर्जी मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका +13.6 +13.6 एंड -1.51। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ऑलमोस्ट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इतनी एनर्जी का फोटोन हमारा रिलीज होगा हाइड्रोजन की इस इलेक्ट्रॉन के इस ट्रांजिशन की वजह से 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा। अब हमारी फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था उसकी इक्वेशन क्या कहती थी कि हमारा जो E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के इक्वल हुआ करता था। बस हमारा क्वेश्चन हो गया यहीं पर। तो हमें फोटोन की एनर्जी तो कितनी दे रखी है, अभी अभी हमने निकाली थी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E टाइम्स V0 आ जाएगा आपका 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से E कैंसिल हो गया तो V0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 वोल्ट्स। मतलब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 वोल्ट्स होना चाहिए था। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, छुटकू सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना ये फिजिक्स को मजेदार बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आप कंसेप्चुअली किसी चीज को पढ़ोगे। आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना, आपको लंबे लंबे लेक्चर नहीं देखने यार। जो पॉइंट वाली बात होगी ना वो आपको या तो तुरंत समझ में आ जाएगी
या फिर आप कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर खो जाओगे, लंबे लंबे लेक्चर्स के अंदर खो जाओगे, आपको मेन बात पता नहीं चलेगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा डे 12 और आज हमारे एटम नाम के चैप्टर का समापन समारोह भी मना रहे हैं अपन। आप बिलीव नहीं करोगे, मात्र 12 दिनों के अंदर हमने 4 चैप्टर निपटा लिए। और जिसने इस मिरेकल सीरीज को शुरू से आखिरी तक देखा है, मतलब अभी तक देखा है, अभी तो आखिरी नहीं है, वो बताओ कमेंट्स के अंदर कि क्या आपको लग रहा है कि एक भी टॉपिक स्किप करवाया है, क्या आपको लग रहा है कि एक भी न्यूमेरिकल, एक भी तरीके का न्यूमेरिकल आपको नहीं करवाया जा रहा, और क्या आपको लग रहा है कि मिरेकल सीरीज आपका कॉन्फिडेंस वाकई इंक्रीज कर रही है, आपके डर को वाकई डिक्रीज कर रही है। तो ये चीज़ आप कमेंट्स के अंदर बताओगे, दूसरे लोग पढ़ेंगे, तब जाके उन्हें विश्वास होगा कि हाँ यार ये सीरीज देखने लायक है। यूट्यूब की भीड़ में अगर आप इस सीरीज को चमका सकते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी मदद होगी मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि अगर ये चमकेगी तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना स्टार्ट होगी, अदरवाइज तो खो जाती है। भाई हमारे वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच पाती है। वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी? आप इन वीडियोस को पूरा देखो, ऐसा नहीं कि क्लिक करके छोड़ दिया। फिर आपको अगर अच्छा लगे, देखो अच्छा नहीं लगे तो शेयर नहीं करना, बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, और जब अच्छा लगेगा और जब आप शेयर करोगे ना, तब वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तब अगला भी देखेगा। और आप फॉर्मेलिटी के लिए कि केवल सुभाष सर कहते रहते हैं इसलिए शेयर करना, वो काम कभी भी मत करना। इफ़ यू रियली लाइक इट देन शेयर इट, अदरवाइज डू नॉट शेयर इट। जिस चीज़ ने आपका टाइम वेस्ट किया है, आप दूसरों को क्यों शेयर करोगे? तब मत करना, ठीक है ना? अगर पसंद करते हो तो आपको शेयर करना है। तो बच्चों, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे, मतलब ऑब्वियसली कल ही मिलेगा आपको वीडियो, ठीक है ना? टिल देन बाय।